नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टिकिंग टाइम बॉम्ब की, एक ऐसे न्यूक्लियर टाइम बॉम्ब की जो कि इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर प्लेस्ड है। जो एक टाइम पर सीआईए, एक टाइम पर जब कोल्ड वॉर अपने पूरे पीक पर था, अपने चरम पर था, तो उस समय पर सीआईए ने चाइना के ऊपर काउंटर करने के लिए, चाइना के ऊपर नज़र रखने के लिए भारत में ये न्यूक्लियर बॉम्ब प्लेस किया था। एवरेस्ट की चोटियों पर ही न्यूक्लियर बॉम्ब प्लेस किया गया था। और उस समय शायद भारत को एक ऐसी जगह दी गई थी, भारत को नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्लेस दी गई थी कि चाइना को काउंटर करेगा भारत और भारत को इस्तेमाल किया जाएगा इस तरीके से। और उसके बाद वो न्यूक्लियर टाइम बॉम्ब आज भारत के लिए ही बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। सीधी तौर पर ये 600 मिलियन लोगों को प्रभावित कर सकता है, पानी को पूरा पॉइजन बना सकता है, ये फ्लैश फ्लड्स का बहुत बड़ा कारण बन सकता है। ये न्यूक्लियर टाइम बॉम्ब आज भी मतलब भारत के स्पीक पर है और आज भी इंडिया चाइना के बॉर्डर पर प्लेस्ड है और आज भी बहुत बड़े डिजास्टर का कारण बन सकता है। तो आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। ये कहानी दबने का नाम नहीं ले रही है, बहुत पुरानी कहानी है, 65 के वॉर की वो सीक्रेटिव कहानी है, लेकिन अब ये फिर से चर्चाओं में आ चुकी है। जब जब कुछ कुछ होता है, अभी इसमें गराज फाइल्स मिली हैं जो इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें इन्होंने लीक की है, पूरी तरीके से यूएस के सीआईए को एक्सपोज किया है कि किस तरीके से ये लोग लोगों की जान के साथ खेलते हैं और अपना मिशन पूरा करने के लिए, और उसके बाद उस मिशन को एज इट इज़ छोड़ देते हैं। ये कुछ भी क्लियर नहीं करते, क्लियर आउट नहीं करते। वो चीज़ पूरी तरीके से यूएस को यहाँ पर इन्होंने एक्सपोज कर दिया इस गैराज फाइल्स ने। कैसे इंडियन डॉक्यूमेंट्स में क्या चीज़ मौजूद है और असल में क्या हुआ था, उसकी भी सच्चाई यहाँ पर है। तो हम डिस्कस काफ़ी डिटेल में इस न्यूक्लियर टाइम बॉम्ब के बारे में करेंगे जो 600 मिलियन लोगों को सीधी तौर पर प्रभावित कर सकता है और एक बहुत बड़ा डिजास्टर ला सकता है। जितने भी एक्सपर्ट्स इस न्यूक्लियर टाइम बॉम्ब के बारे में लिखा पढ़ा है, जिन्होंने जाना है, जो अभी कमेंट कर रहे हैं, सब ये कह रहे हैं कि 600 मिलियन लोग को ये डायरेक्ट प्रभावित कर सकता है और बहुत बड़ा डिजास्टर ये भारत के लिए साबित हो सकता है। तो इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है यहाँ पर अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी का बर्थडे था 10 दिसंबर को। एडटेक इंडस्ट्री में पहली बार 10 साल किसी ने कंप्लीट किया और वो अनअकैडमी बना। तो अनअकैडमी आपको बहुत बड़े ऑफर्स यहाँ पर दे रहा है। अपने सारे यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन पर सीधा 50% का ऑफ दिया जाएगा। जो हमारी वैलिडिटी होती थी उसको हमने सीधी तौर पर डबल कर दिया। जिस प्राइस में आप 12 मंथ्स के कोर्स ले रहे थे, उसी प्राइस में आपको 24 मंथ्स का कोर्स मिलेगा। मतलब जो भी आप सब्सक्रिप्शन लोगे उसका वैलिडिटी अपने आप डबल है। फिर हमारे टॉप एजुकेटर्स, अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स, मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स यहाँ पर आपके साथ हमेशा हैं और वो तो हैं ही आपके साथ। और उसके साथ साथ ध्यान में रखिएगा कि ऑफ़र सिर्फ और सिर्फ 17 दिसंबर तक है, उसके बाद ये ऑफ़र इनवैलिड हो जाएगा। तो इस ऑफ़र को जल्दी से अवेल कर लीजिए, ये साल का प्रोबेबली लास्ट ऑफ़र है। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक हमने दे दी है, उस पर क्लिक करके आप इस ऑफ़र को अवेल कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू दी टॉपिक, तो आज हम बात करने वाले हैं असल में एक प्लूटोनियम न्यूक्लियर डिवाइस की जो एवरेस्ट पर लगाया गया चाइना पर नज़र रखने के लिए। देखिए, कोल्ड वॉर का एरा था और उस समय पर चाइना और यूएस को चाइना के ऊपर काफ़ी नज़र रखना था, बिकॉज चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री थी। हालांकि ये कोल्ड वॉर यूएसएसआर और यूएस के बीच में था, लेकिन चाइना इसमें एक सिग्निफिकेंट प्लेयर था। आफ्टर इट टेस्टेड इट्स न्यूक्लियर डिवाइस, और मतलब एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट करने के बाद शायद चाइना के ऊपर नज़र रखना यूएस ने शुरू कर दिया था। और उसी कड़ी में भारत, जो यूएस की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी है, उसका एक बड़ा अहम हिस्सा बन जाता है। ये कहानी वहाँ से शुरू होती है। तो प्लूटोनियम डिवाइस इस पर चाइना पर नज़र रखने के लिए लगाया गया, जो कि एक एटॉमिक बॉम्ब में कब बदल जाएगा कोई भरोसा नहीं है। इससे निकलने वाले जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है वो गंगा के पानी को, मतलब पूरी तरीके से इस पूरे ग्लेशियर के पानी को मतलब एकदम से पॉइजन कर सकते हैं। 600 मिलियन लोग उस पानी के ऊपर डिपेंडेंट हैं, जो सीधी तौर पर इसमें मतलब जिन पर इफेक्ट पड़ सकता है। लैंडस्लाइड आ सकते हैं, फ्लैश फ्लड्स आ सकते हैं। और भारत की सरकार और यूएस की सरकार जितना ज़्यादा इस मैटर को दबाने की कोशिश, बहुत बार उन्होंने इस मैटर को दबाने की कोशिश करी है, लगातार 1978 से ही वो इस मैटर को दबा रहे हैं, लेकिन जब जब वो इसको दबाने की कोशिश करते ये उभर करके फिर से वापस आ जाता है। ये कहानी नंदा देवी पीक पर बनाए इस प्लूटोनियम पावर्ड न्यूक्लियर डिवाइस की है, जो चाइना के ऊपर नज़र रखने के लिए प्लेस किया गया था। उसी की कहानी आज हम समझने वाले हैं यहाँ पर। अब देखिए, ये पूरी कहानी जो है वो शुरू कैसे होती है, कैसे लीक होती है, कहाँ कहाँ कौन कौन इसमें सिग्निफिकेंट प्लेयर है। तो देखिए, सबसे पहले ये सब कुछ 1950 से 1962 तक का जो पूरा दौर था, ये कोल्ड वॉर दौर शुरू हुआ, जिसमें यूएसएसआर और यूएस के बीच में मिसाइल टेक्नोलॉजी को लेकर के, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को लेकर के एक होड़ दिखाई दी। और इसी दौरान क्या होता है, 62 में आपको भी ध्यान होगा कि भारत और चाइना ने भारत को धोखा दिया, भारत चाइना का युद्ध हुआ। तो इंडिया भी वहाँ से एक एंटी चाइना जो कैंपेन है वो इंडिया में शुरू किया गया। इंडिया की सरकार चाइना का विरोध करना शुरू करती है 62 के बाद से।
और इंडिया में जो है वो थोड़ी सी पॉलिसी चेंजेस और ये सारी चीज़ें भी देखने को आपको मिल रही थी। इसी दौरान क्या होता है कि 64 में चाइना बहुत बड़ा एक सिग्निफिकेंट एक्शन करता है। वो यहाँ पर अपना न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करता है, सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करता है, और वहाँ से यूएस के कान खड़े हो जाते हैं कि क्योंकि चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री, और कम्युनिस्ट कंट्री होने के बाद न्यूक्लियर टेस्ट उन्होंने सक्सेसफुली कंडक्ट किया, मतलब चाइना भी अब एक न्यूक्लियर पावर बन चुका है। इस बात से यूएस काफ़ी परेशान होता है। यूएस प्लान कर ही रहा होता है कि अब चाइना के ऊपर नज़र रखना पड़ेगा, पूरे सीआईए को इसके ऊपर लगाया जाता है। सीआईए एक बहुत ही बोल्ड प्लान यहाँ पर तैयार करता है, जिसमें बहुत लोग इसका हिस्सा रहते हैं। सीआईए का प्लान ये रहता है कि हम ऐसा करेंगे कि हम एक न्यूक्लियर पावर्ड डिवाइस जो है वो प्लेस करेंगे हिमालयाज़ के टॉलेस्ट पीक्स पर, प्रॉबेबली टॉलेस्ट पीक्स पर, क्योंकि उस समय तक, उस दौर आपको भी याद होगा कि एकदम होड़ सी मची हुई थी हिमालय को कॉन्कर करने के लिए। बहुत सारे माउंटेनियर्स, बहुत, और उनको बड़ा सेलिब्रेट भी किया जाता था, वो हिमालयस की पीक को कॉन्कर करते थे और उसके बाद पूरा झंडा वहाँ पर लगाया जाता था, तमाम उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बनती थी, तमाम फोटोग्राफी होती थी, तो उसका एक होड़ चल रहा था। तो इन्होंने दिमाग लगाया कि हम हिमालयाज़ की जो टॉलेस्ट पीक्स हैं, लगभग मतलब 25,000 फीट पर हम अपने एक न्यूक्लियर पावर्ड डिवाइस लगाएंगे जो कि चाइना के ऊपर नज़र रखेगा, खास तौर से जो भी चाइना में एक्टिविटीज़ चल रही हैं उनको नज़र रख करके, और इसकी इंफॉर्मेशन यूएस तक पहुंच जाएगी। अब ये पूरा 1965 में ये सारा कुछ प्लान किया गया था, और चाइना के लिए ये, तो चाइना पर क्या ही नज़र रखा ये प्लान, मतलब 68 तक तो फेल हो गया। 65 में इन्होंने बस प्लेस ही किया, उसके बाद एक डिज़ास्टर आया और ये न्यूक्लियर डिवाइस के चिथड़े, मतलब ये न्यूक्लियर डिवाइस कहाँ गायब हो गया किसी को नहीं पता। अब वो चाइना के ऊपर क्या ही नज़र रखेगा वो न्यूक्लियर डिवाइस, वो भारत के लिए एक सरदर्द बन गया। उसको बहुत खोजने की कोशिश यूएस ने की, इंडिया ने की, लेकिन वो न्यूक्लियर डिवाइस नहीं मिला, और अब वो एक टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह काम कर रहा है। अगर उससे कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी डिज़ास्टर से उसमें रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस है वो लीक होना शुरू होता है, वो पूरे ग्लेशियर्स में एक बड़ा लैंडस्लाइड लेके आ सकता है, एक बड़ा ब्लास्ट कर सकता है, फ्लैश फ्लड्स आ सकते हैं उसकी वजह से। वो पूरा एरिया बहुत ही सेंसिटिव एरिया हो चुका है। अब ये पूरा जो मतलब स्टोरी है, ये पहली बार 1978 में जो आदमी इसमें इन्वॉल्व था वो एक नेशनल जोग्राफिक फोटोग्राफर था, बहुत अच्छा, बहुत सेलिब्रेटेड क्लाइंबर भी था, बैरी बिशप। उसने इस कहानी को 1978 में बताया था, हालांकि उसने नाम इसमें नहीं बताया था, लेकिन उसने इस कहानी में सिर्फ अपना एक पक्ष रखा था और पूरी स्टोरी भी इसमें नहीं बताई थी। तो ये कहानी वहाँ से फिर पहली बार निकलती है और पूरी दुनिया को पता चलती है। लेकिन आज तक ये कहानी काफ़ी रेलेवेंट बनी हुई है। यहाँ पर आप तस्वीर में देख भी रहे होगे, एक टेंट यहाँ पर लगाया हुआ है और इसी टेंट में एक न्यूक्लियर पावर डिवाइस इन लोगों ने लगाया। उसके बाद ऊपर से आपको दिख ही रहा है कुछ, मतलब पूरा आइस है। एक डिज़ास्टर आता है और वहाँ से जो डिज़ास्टर आता है वो पूरी तरीके से टेंट को उड़ा देता है, ये न्यूक्लियर डिवाइस को उड़ा देता है। कहाँ चला जाता है ये न्यूक्लियर डिवाइस कुछ पता नहीं है। ये न्यूक्लियर पावर्ड जो डिवाइस है जो इन्होंने रखने के लिए कहा था। अब ये कहानी दोबारा से कवर पर क्यों आई, दोबारा से चर्चा में आई थी 2021 में, जब उत्तराखंड में फ्लैश फ्लड्स आए थे। आपको याद होगा 200 लोग उसमें मारे गए थे। कहा गया कि यार इतना बड़ा फ्लैश फ्लड आया, कहीं ये न्यूक्लियर डिवाइस की वजह से तो नहीं आ रहा है, कहीं इसकी वजह से ये ग्लेशियर बर्स्ट तो नहीं हुआ है, और कहीं ऐसे ही धीरे धीरे करके ये रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है ये लीक तो नहीं हो जाएगा। तो ये सब कुछ जो है बार बार ये कहानी ऊपर आती रहती है। अभी पिछले हफ्ते एक बहुत बड़ी घटना हुई, गराज फाइल्स, जो मोंटाना गराज फाइल्स हैं वो लीक हुई। मोंटाना गराज फाइल्स बेसिकली जो सीआईए का मतलब ऑपरेटिव की तरह पर काम किया था, जो नेशनल ज्योग्राफिक के लिए फोटोग्राफर था, उसने सीआईए के लिए इसमें काम किया था क्योंकि उसने माउंट एवरेस्ट को कई बार क्लाइम किया हुआ था। तो उसको सीआईए ने अपना मेन ऑपरेटिव बनाया और उसने पूरी एक कवर स्टोरी सीआईए के लिए तैयार करी। वहाँ से जब ये मोंटाना गराज फाइल अभी पिछले हफ्ते जब लीक हुई, जब ये बाहर आई, तब पता लगा कि ये सीआईए ने किस तरीके से इतना घटिया प्लान बनाया, और उसको इस नेशनल ज्योग्राफिक के जो फोटोग्राफर था, जो सीआईए के ऑपरेटिव के तौर पर काम कर रहा था, इसने वो प्लान को कंडक्ट किया और उसके बाद उस प्लान को बीच में छोड़ करके लोग निकल गए। जब सैटेलाइट टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई इनके पास, तो ये वहाँ से निकल गए और उस न्यूक्लियर डिवाइस को खोजने के बजाय, बार बार खोजने के बजाय उसको वहीं छोड़ दिया। और आज वो हम इंडियंस के ऊपर, मिलियंस ऑफ इंडियंस के ऊपर एक सरदर्द बना हुआ है। इस पूरी कहानी को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्या हुआ कि नेशनल ज्योग्राफिक बहुत ही सेलिब्रेटेड फोटोग्राफर था बैरी बिशप, जिसकी तस्वीर आप यहाँ पर देख रहे होगे। तो 1978 में इसने पहली बार, और इसी ने सारा कुछ किया था और इसी ने पहली बार इस चीज़ को लीक भी किया, क्योंकि आदत भी है, डॉक्यूमेंट्री उनकी बनवानी थी, तो उसमें इसने अपने साइड की एक तरफा कहानी भी इसने बैरी बिशप ने बताई थी।
और ये 50 साल पहले की बात है, और अब गराज फाइल्स में सारी कहानी निकल करके आती है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो और ये चीज़ एक और बात दिखाती है, एक और बात ये दिखाती है कि कैसे जो कॉलोनियलिज्म है, कैसे जो इन लोग का जो अपने आप को एक बहुत ही सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स इन लोग का है, वो किस तरीके से मिलियंस ऑफ लोगों की जो जान है उसको खतरे में डाल देता है। भाई चाइना आपसे क्यों हेट ना करे, जापानीज लोग आपसे क्यों हेट ना करें, आपने क्या किया था जापान के साथ, आपने चाइनीज लोगों के साथ क्या किया, आपने इंडियंस के साथ क्या किया। ये कहते हैं ना कि एशियंस दे डिस्पाइस अस, क्यों नहीं करें। आप बताओ कि आपने एशिया में जिस तरीके से ये जो हालात किए और वही हालात आज आप मिडिल ईस्ट में कर रहे हो। अब ये कहानी देखिए, आपको गुस्सा आ जाएगा। तो ये बैरी बिशप है, ये काफ़ी सेलिब्रेटेड फोटोग्राफर था, नेशनल ज्योग्राफिक के लिए ये पर्सन काम करता था। बैरी बिशप ने उस समय पर 1963 का दौर था, और बैरी बिशप का नाम बहुत चर्चाओं में आ गया था, क्योंकि बैरी बिशप फोटोग्राफर तो था ही, उसके साथ बड़ा ही सेलिब्रेटेड माउंटेनियर भी था, और उसने 1963 में माउंट एवरेस्ट क्लाइम कर लिया। ये वो दौर था जब माउंट एवरेस्ट बहुत कम चुनिंदा, हाथ पर गिने चुने लोगों ने ही क्लाइम किया था। उस समय पर बैरी बिशप ने क्लाइम कर लिया था अपनी पूरी टीम के साथ में, और उसके लिए इसको काफ़ी सेलिब्रेट किया गया था। और उस समय पर अखबार में काफ़ी बड़ा फोटो भी बैरी बिशप का छपा था, और नेशनल ज्योग्राफिक ने पूरा इसको डॉक्यूमेंट भी किया था, और काफ़ी ज़्यादा इसको दिखाया गया था, बड़ा पॉपुलर हुआ। तो बैरी बिशप एक कॉकटेल पार्टी में था, वहाँ पर यूएस जो एयरफोर्स है उसका हेड था कर्टिस लीमे, जिसकी तस्वीर यहाँ पर लगी हुई है, कर्टिस लीमे। तो कर्टिस लीमे के साथ ये कॉकटेल पार्टी में इसकी मुलाकात होती है, और कर्टिस लीमे को यहाँ पर बैरी बिशप बताता है कि यार देखो, माउंट एवरेस्ट का जो पीक है ना, वो बहुत ही मतलब इतनी फीट पर है, उतनी ऊंचाई पर है कि वहाँ से चाइना बड़ा साफ दिखता है। मतलब तिब्बत का रीजन और उसके चाइना बड़ा साफ, आप चाइना तक देख सकते हो वहाँ पर। पूरे तिब्बत को तो कवर कर ही सकते हो आप, 100 ऑफ माइल्स ऑफ तिब्बत आप कवर कर सकते हो, इतना बड़ा वो पीक है। ये बात जब उसने बताई तो कहीं कर्टिस लीमे को इस बात को समझ में आया कि अगर चाइना के ऊपर नज़र रखना है, और ये दौर मतलब चल रहा है वर्ल्ड वॉर का, ये सब कुछ चल रहा है, 63 सब वर्ल्ड वॉर का चल रहा था, तो उसने ये बात सीआईए को बताई, उसने ये बात यूएस गवर्नमेंट को बताई कि बैरी बिशप जो है वो हमारे लिए एक अच्छा पर्सनालिटी हो सकता है, क्योंकि उसके ऊपर कोई शक भी नहीं करेगा, वो नेशनल ज्योग्राफिक से जुड़ा हुआ है, वो ऐसे कई सारे साइंस एक्सपीडिशंस और तमाम चीज़ों के लिए जाता रहता है अलग अलग देशों में। तो हमारे लिए एक अच्छा आदमी है, वो काम कर सकता है, और शायद वो सीआईए के लिए कवर स्टोरी भी बन सकता है। और सीआईए ऑपरेटिव्स तो भाई माउंट एवरेस्ट क्लाइम कर नहीं चुके हैं, ये लोग माउंट एवरेस्ट क्लाइम कर चुके हैं, हम इन्हीं को सीआईए ऑपरेटिव बना करके यूज़ करना शुरू करते हैं। वहीं से एजेंट्स का दौर भी शुरू हुआ था, कि आप किसी को भी, कोई बहुत ज़रूरी नहीं है कि आर्मी का बंदा हो, नेवी का बंदा हो, वही एजेंट बने, सीक्रेट एजेंट कोई भी हो सकता है अपने फील्ड का। तो उस तरीके से वहाँ से फिर क्या हुआ, बिशप को एक प्लान बताया गया सीआईए ने कि भाई ऐसा है, तुम अपने एक माउंटेनियर्स की टीम तैयार करो, उसमें हम कुछ सीक्रेट एजेंट्स भी डालेंगे, जो ट्रेन सीक्रेट एजेंट्स होंगे, उनकी थोड़ी ट्रेनिंग वेनिंग करना, तुम एक कवर स्टोरी तुम शुरू करो, हम यहाँ पर हिमालयाज़ की पीक पर हम सर्वेलेंस इक्विपमेंट्स डालेंगे, और ये सर्वेलेंस इक्विपमेंट्स आप लोग अपने बैकपैक में लेके जाओगे, मतलब पूरा भरा हुआ बैग में आप अपने सर्वेलेंस इक्विपमेंट्स को लेकर के उस माउंटेन पीक पर जाओगे, और उसके बाद वहाँ पर हम उसको प्लेस कर देंगे, और चाइना अगर कोई भी मिसाइल टेस्ट करता है उसके बाद से, तो उसको रेडियो सिग्नल्स को ये इंटरसेप्ट करेगा हमारा लिसनिंग डिवाइस, जिसको इन्होंने सर्वेलेंस इक्विपमेंट बोला। तैयार हो गया, सारी चीज़ें तैयार हो गई, बिशप भी तैयार हो गया, और बैरी बिशप भी तैयार हो गया, उसके साथ और भी लोग तैयार हो गए। ये सब कुछ मतलब इसके पूरे रिटर्न प्रूफ्स हैं, जो अभी मोंटेना गराज फाइल मिली है उसमें सारे रिटर्न प्रूफ्स हैं। तो ये लोग तैयारी करने लगे, और चाइना के ऊपर जो इंटेलिजेंस था उसके ऊपर पढ़ने लगा ये, कि चाइना क्या क्या करता है, चाइना का मिसाइल प्रोग्राम में क्या क्या चल रहा है। बैरी बिशप पढ़ रहा था, वहाँ के एक्सप्लोसिव्स के बारे में पढ़ रहा था, उसके बाद ये पूरी कवर स्टोरी भी तैयार कर रहा था, और जो पूरा प्रोग्राम था उसके लिए भी प्लानिंग कर रहा था। वो उसमें चॉकलेट बार्स और हनी बार्स, बेकन बार्स, ये सारी चीज़ें जो है वो प्रिपेयर करके ये कर रहा था। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर है, चलो आप इक्विपमेंट डिवाइस को लेकर जाओगे, सर्वेलेंस डिवाइस को, लेकिन उसको अभी 10-15 दिन के लिए तो रखना नहीं है, उसको डिकेट्स एंड डिकेट्स के लिए वहाँ पर छोड़ देना है। तो आप उसको पावर कैसे देंगे, ये एक सवाल खड़ा हुआ सीआईए के सामने, कि पावर कैसे दिया जाएगा। सीआईए ने इसमें दिमाग लगाया कि हम ऐसा करेंगे, हम रेडियो एक्टिव प्लूटोनियम से एक पोर्टेबल जनरेटर बनाएंगे, पावर्ड बाय अ रेडियो एक्टिव प्लूटोनियम, और उससे हम इसको डिकेट्स एंड डिकेट्स के लिए पावर दे सकते हैं। इस समय तक मतलब यूएस ने सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में इतना एडवांसमेंट नहीं किया था, हालांकि इसके कुछ ही साल बाद जब ये प्लान इनका पूरा फेल हुआ तो ये सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट इनका शुरू हुआ। तो यहाँ से ये पूरा आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये इससे एक जनरेटर, एक पोर्टेबल जनरेटर बनाते हैं विच इज़ पावर्ड बाय रेडियो एक्टिव प्लूटोनियम, और फिर ये पीक पर चढ़ने की बात करते हैं। अब देखिए, एक इसमें इंडियन जो कैप्टन थे
कैप्टन कोहली जो कि नेवल ऑफिसर थे, वो भी इस प्लान में थे, उनको भी इस प्लान के बारे में पता चला था और उनका इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो ने एक फ़ोन टैप किया था और उससे कन्वर्सेशन लीक हुई थी जहां पर उन्होंने बड़ी खरी खोटी सुनाई थी। इन्होंने कहा कि सीआईए का ये एरोगेंस था जो ये काम करना चाह रहे थे, ये नॉनसेंस प्लान था, बिल्कुल नॉनसेंस, अटर नॉनसेंस प्लान था। भाई पहली बात कि आप इतना हाई ऑल्टीट्यूड पर जहाँ पर लोगों के बचने के चांसेस कम होते हैं, 99% लोग कभी क्लाइम ही नहीं कर पाते, वहाँ पर आप एक तो क्लाइम करो और दूसरी चीज़ आप पूरा बैकपैक लेकर के वहाँ पर अपने लिसनिंग डिवाइसेस के साथ जाओगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। उन्होंने कहा कि ये लोग कंचनजंगा पर एक टेलीमेट्री स्टेशन खोलने की कोशिश कर रहे थे। कंचनजंगा पर टेलीमेट्री स्टेशन खोलने के लिए कैप्टन कोहली ने पहले ही मना कर दिया था, कहा कि ये कंचनजंगा प्लान जो भी बना रहा है वो बेवकूफ़ आदमी है। और भी लोग थे इसमें जो टीम में थे, मिस्टर मैकार्थी, उन्होंने भी कहा कंचनजंगा को सिर्फ एक बार क्लाइम किया गया था और यहाँ पर एक तो पहुँचना है बहुत मुश्किल, पहुँचना वो भी सारे लिसनिंग डिवाइसेस के साथ, ये अटर नॉनसेंस है, बेवकूफ़ी है। लेकिन खैर ये सारी चीज़ें, ये सारे डिस्कशंस होने के बाद और सीआईए का अपना नॉनसेंस प्लान के बाद, सब कुछ के बाद, बिशप जो है वो तैयार था। बिशप ने अपना कवर अप स्टोरी भी इसके लिए तैयार किया, सिक्किम साइंटिफिक एक्सपेडिशन, और फिर इन्होंने प्लान किया कि अब हम नंदा देवी पीक पर इसको प्लेस करेंगे। नंदा देवी पीक पर फिर इसको प्लेस करने के लिए पूरी तैयारी जो है वो सारी चीज़ें शुरू होती हैं। बैरी बिशप जो है वो नंदा देवी पीक पर इसको प्लेस कर भी देता है 1965 में। और उसके बाद ये वाली तस्वीर आप देख रहे होगे, पोर्टेबल जनरेटर के साथ इसको प्लेस किया जाता है, यहाँ पर टेंट में इसको लगा दिया गया है इसको, और यहाँ से फिर डिजास्टर आता है। 65 में इन्होंने प्लेस किया और ये प्लेस भी कब किया गया, सितंबर के समय पर प्लेस किया गया हो था। सितंबर का अंत चल रहा था जब इसको प्लेस किया गया था, जो कि क्लाइंबिंग सीजन का एकदम लास्ट, वो भी मतलब समझ लो ख़त्म ही हो जाता है क्लाइंबिंग सीजन, इसके बाद क्लाइंब नहीं करने दिया जाता है, मौसम ख़राब हो जाता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा। तो सितंबर था, ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुके थे ये लोग, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती किया सीआईए ने कि नहीं, हम अगले साल नहीं टाल सकते, इसी साल हमें इसको पूरे मिशन को ख़त्म करना है। तो खैर ये लोग गए, इन्होंने प्लेस वहाँ पर कर भी दिया, लेकिन हुआ क्या, वहाँ पर बहुत ही फिरोशियस स्टॉर्म्स जो हैं वो आए और पूरी न्यूक्लियर डिवाइस को उन्होंने उड़ा दिया। ये सब कुछ रिटर्न नोट्स यहाँ पर, जो बैरी बिशप है उसके सारे रिटर्न नोट्स मोंटाना गराज से ये लीक हुए हैं, ये सारे नोट्स यहाँ पर मिल गए हैं, जिसमें एक एक इन्फॉर्मेशन है, डेट वाइज इसने सब कुछ नोट करके रखा था। तो ये डिवाइस वहाँ पर खो जाता है, ये सिंक कर जाता है, मिलने से मिलता नहीं है। फिर इन्होंने फिर से एक बार टीम को अपनी भेजा 1967 में, उस टीम ने फिर से क्लाइम किया, उसने फिर से सर्विलेंस इक्विपमेंट विच इज़ पावर्ड बाय रेडियो एक्टिव फ्यूल, फिर से वो वहाँ पर आइस शेल्फ ले आके और थोड़ा नीचे, इस बार थोड़ा नीचे वाले पीक पर नंदा देवी के पास लगाया गया, वो भी फेल हो गया, वो भी सिंक कर गया, वो भी वहाँ पर भी डिजास्टर आ गया, वो भी ख़त्म हो गया, और उसको एज इट इज़ छोड़ करके ये लोग वापस चले जाते हैं। 1968 में इन्होंने अपना जो ये टेलीमेट्री स्टेशन था इसको बंद कर दिया इंडियन डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से। ठीक है, बंद कर दिया। अब रेडियो एक्टिव डिवाइस जो तुमने वहाँ पर छोड़ आया है उसका क्या, उसका कुछ नहीं, उसका कुछ भी नहीं। इन्होंने क्या किया, उसको छोड़ा है वहाँ पर। और 1973 में कैप्टन कोहली की एक किताब भी आई थी जिसने ये सारी चीज़ें बताई भी थी, स्पाइस इन द हिमालय, सीक्रेट मिशन एंड पेरिलियस क्राइम। कैप्टन कोहली की किताब थी 1973 की, उसने सब कुछ डिस्कस भी किया था इसमें। उसके बाद 1978 में बैरी बिशप ने खुद ही इस स्टोरी को जो है लीक कर दिया था किसी सोर्सेस कि मेरा नाम बाहर नहीं आना चाहिए, इसने खुद ही लीक कर दिया था। लेकिन वहाँ पर ये लोग उस डिवाइस को छोड़ के आए, बहुत खोजने की कोशिश भी की, इंडियन गवर्नमेंट ने भी की, इन लोगों ने भी की, लेकिन वो डिवाइस, न्यूक्लियर डिवाइस मिला ही नहीं कभी। और वो कहाँ दफन हो गया किसी को नहीं पता। भाई तूफान आया, डिजास्टर आया, वो वहाँ पे आप कहाँ जा करके अपने सर्च मिशन चलाओगे, जहाँ आदमी नहीं पहुँच पाता वहाँ सर्च मिशंस क्या ही चलेंगे। तो ये डिवाइस गायब हो जाता है और उसके बाद कभी नहीं मिलता है। और आज भी ये 600 मिलियन लोग के ऊपर सरदर्द जो है वो बना हुआ है, कभी भी ये फट सकता है, क्योंकि एक न्यूक्लियर डिवाइस सेंचुरीज तक जिंदा रहता है, वो मरता नहीं है। तो वहाँ पर ये लोग इतना बड़ा मतलब डिज़ास्टर करके आए। और फिर क्या हुआ, इनकी खुद की सेटेलाइट टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी डेवलप हो गई 73 आते आते, और उसके बाद इन्होंने न्यूक्लियर पावर जो डिवाइस थी वो इनके लिए बेकार हो गया, उसका कोई यूज़ ही नहीं था, तो इन्होंने उसको एज इट इज़ छोड़ दिया। अब आप कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है कि सीआईए के ऐसे डिज़ास्टरस प्लान मतलब किसी देश को बर्बाद करने में कितना रोल निभाते हैं। इसी तरीके के कई सारे ऐसे प्लान्स हैं जो इन्होंने वियतनाम में किए, कई सारे ऐसे प्लान्स हैं जो इन्होंने बांग्लादेश में किया, जो इन्होंने श्रीलंका में किया, जो अटर डिज़ास्टर था। अगर आपको और भी ऐसी कहानियाँ सुननी हैं और भी ऐसे बहुत सारे सीआईएस के डिज़ास्टर हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।